नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सारम वेल्थ में। आज की वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जिसने लाखों भारतीयों को वेल्थ क्रिएट करने में मदद की है। और उस इन्वेस्टमेंट का नाम है म्यूचुअल फंड। लेकिन अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ अमीर लोगों के लिए है या इसमें पैसा डूब जाता है, या फिर आपको लगता है कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, तो यह वीडियो आपके लिए बनाई गई है। आज भी भारत में बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसमें लाखों रुपए खर्च चाहिए। कुछ लोगों को लगता है यह सिर्फ एक्सपर्ट के लिए है, और कुछ लोग सोचते हैं बैंक की एफडी ही सबसे सुरक्षित है, म्यूचुअल फंड नहीं। अगर आपके मन में भी इनमें से कोई सवाल है, तो आज मैं एक एक करके आपका भ्रम दूर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, यह कैसे काम करता है, एसआईपी क्या होती है, एनएवी क्या है, फंड मैनेजर कौन होता है, एएमसी क्या होती है, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, रिस्क कितना होता है, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आज ही म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे शुरू करें। यानी अगर आपने यह पूरी वीडियो देख ली, तो आपका म्यूचुअल फंड सीखने के लिए किसी दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लें। म्यूचुअल फंड कोई जादू नहीं है। यह कोई रातों रात करोड़पति बनाने वाली स्कीम नहीं है। यह कोई लॉटरी भी नहीं है। यह एक डिसिप्लिन है जो धीरे धीरे आपके पैसे को ग्रो करने का मौका देता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 बनाकर सही जगह निवेश करते हैं और उसे 20-25 साल तक लगातार जारी रखते हैं, तो क्या वह करोड़ों रुपए बन सकता है? इस सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, और मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। आजकल महंगाई लगातार बढ़ रही है। अगर आज आपके पास 100 रुपए है, तो 20 साल बाद उनकी खरीदने की क्षमता शायद 40 या 50 जितनी रह जाए। इसीलिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, पैसे को बढ़ाना भी जरूरी है, और यही काम म्यूचुअल फंड आपके लिए कर सकता है। अब सवाल आता है, अगर मेरे पास पैसे हैं, तो मैं उन्हें कहाँ रखूं? बैंक में, एफडी में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, या म्यूचुअल फंड में? इन सभी ऑप्शन के अपने अपने फायदे और नुकसान है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, तो म्यूचुअल फंड एक बहुत लोकप्रिय और प्रभावी ऑप्शन माना जाता है। लेकिन याद रखिए, हर म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं होता, और हर इन्वेस्टर के लिए एक ही फंड सही नहीं होता। इसीलिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। मैं किसी भी विशेष म्यूचुअल फंड को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग-अलग होती है। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं, तो अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल से। आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है? और मैं आपको इसे इतने आसान उदाहरण से समझाऊंगा कि अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तब भी आप इसी आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहला सवाल, म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है? अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा, तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा एक जगह इकट्ठा करके उसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने का तरीका है। लेकिन अगर आपने पहली बार यह डेफिनेशन सुनी है, तो शायद आपको कुछ खास समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसके बाद म्यूचुअल फंड आप कभी नहीं भूलेंगे।
मान लीजिए आप और आपके 9 दोस्त हैं, कुल मिलाकर 10 लोग हैं। आप सभी के पास एक-एक हज़ार रुपए हैं। अब सोचिए अगर हर व्यक्ति अपना 1000 अलग-अलग इन्वेस्ट करे, तो शायद किसी को अच्छी कंपनी चुनना नहीं आएगा, किसी को रिस्क समझ में नहीं आएगा और किसी के पास समय भी नहीं है। लेकिन अगर ये सभी लोग अपना पैसा एक जगह जमा कर दे, तो कुल पैसा हो जाएगा 10,000। अब इस 10,000 को एक अनुभवी एक्सपर्ट को संभालने देना है। वह रिसर्च करेगा कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी भविष्य में बढ़ सकती है, कहाँ रिस्क कम है, कहाँ रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, और फिर वह इस पूरे पैसे को अलग अलग जगह निवेश करेगा। बस यही म्यूचुअल फंड है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हजारों लोग म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं। सभी लोगों का पैसा मिलकर एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है। इस फंड को संभालने की जिम्मेदारी होती है फंड मैनेजर की। फंड मैनेजर अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर यह तय करता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एल&टी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कई दूसरी कंपनी में। यानी आपका पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं जाता, बल्कि कई कंपनी में इन्वेस्ट होता है। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, और यही म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक आम है। अगर वह खराब हो गया तो आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 20 अलग-अलग फल हैं और उनमें से एक खराब हो गया, तो क्या आपका पूरा नुकसान होगा? नहीं। ठीक यही काम म्यूचुअल फंड करता है। अगर किसी एक कंपनी का प्रदर्शन खराब भी हो जाए, तो दूसरी कंपनियां उस नुकसान की भरपाई कर सकती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में रिस्क कम करने की कोशिश की जाती है। अब महत्वपूर्ण सवाल, अगर मैं सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो म्यूचुअल फंड की जरूरत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप खुद शेयर खरीदते हैं, तो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। कंपनी का बैलेंस शीट देखना होगा, क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ना होगा, मार्केट न्यूज़ देखनी होगी, रिस्क समझना होगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो ये पूरा काम प्रोफेशनल फंड मैनेजर करता है। यानी आपका समय भी बचता है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी मिलता है। मान लीजिए आपको अपने घर का निर्माण करवाना है, या क्या आप खुद आर्किटेक्ट बन जाएंगे? क्या खुद सिविल इंजीनियर बन जाएंगे? या खुद इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे? नहीं, आप एक्सपर्ट को हायर करेंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा अनुभव होता है। इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी आपके पैसे को एक्सपर्ट संभालता है। अब बहुत लोगों का एक और सवाल होता है, क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए लाखों रुपए चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज भारत में कई म्यूचुअल फंड्स में आप 100, 500 या 1000 प्रति माह एसआईपी से भी इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। यानी अगर आप स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या हाउसवाइफ है, हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने सीखा म्यूचुअल फंड क्या होता है। इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह जमा होता है। एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग कंपनी में निवेश करता है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करने में मदद करता है। और सबसे अच्छी बात, आप छोटी रकम से भी इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? क्या वो सीधे कंपनी के पास जाता है? एएमसी क्या होती है? फंड मैनेजर क्या करता है? और पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है? आइए अब अगले चैप्टर में इसे पूरी तरह से समझते हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपका पैसा आखिर जाता कहाँ है? क्या वो सीधे रिलायंस या टीसीएस जैसे कंपनी के पास चला जाता है, या बैंक में रहता है, या कोई उसे संभालता है? आज मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा।
और मैं वादा करता हूँ वीडियो के इस भाग में भी आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा। सबसे पहले मान लीजिए आपने 10,000 का निवेश किया है। आपने यह पैसा किसी म्यूचुअल फंड में लगाया। अब आपका पैसा सीधे शेयर बाजार में नहीं जाता। सबसे पहले यह पैसा जाता है एएमसी के पास। अब आप सोच रहे होंगे एएमसी क्या होती है? एएमसी का मतलब है असेट मैनेजमेंट कंपनी। यही कंपनी आपके निवेश को मैनेज करती है। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, इन सभी के पीछे एक एएमसी होती है। एएमसी का काम है आपका पैसा सुरक्षित तरीके से मैनेज करना और रूल के अनुसार इन्वेस्ट करना। अब एएमसी इस पैसे को खुद निवेश नहीं करती। इसके लिए वो नियुक्त करती है एक फंड मैनेजर को। अब सवाल है, फंड मैनेजर कौन होता है? फंड मैनेजर एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जिसके पास फाइनेंशियल मार्केट का वर्षों का अनुभव होता है। उसकी पूरी टीम होती है जो रोजाना हजारों कंपनी का स्टडी करती है। वो देखते हैं कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी मुनाफा कमा रही है या नहीं, भविष्य में ग्रोथ की संभावना कितनी है, रिस्क कितना है। इन सभी बातों का डिस्कशन करने के बाद फंड मैनेजर निर्णय लेता है पैसा कहाँ निवेश किया जाए। यानी आपके पैसे का हर फैसला रिसर्च के आधार पर किया जाता है, अनुमान के आधार पर नहीं। अब एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्ट किए। फंड मैनेजर पूरा पैसा एक ही कंपनी में नहीं लगाएगा, बल्कि उसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा। उदाहरण के लिए 2,000 रुपए रिलायंस में, 2,000 रुपए टीसीएस में, 1,500 रुपए इन्फोसिस में, 2,000 एचडीएफसी में और 1,500 एलएनटी में, और कुछ पैसा कैश या अन्य निवेश में। इस तरीके से अगर एक कंपनी का प्रदर्शन कमजोर भी हो तो बाकी कंपनियां नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करती है। इसे रणनीति कहते हैं और इसी को हम लोग डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, जब आपने 10,000 इन्वेस्ट किए तो आपको बदले में क्या मिला? क्या आपको रिलायंस के शेयर मिले? नहीं, आपको मिली म्यूचुअल फंड्स की यूनिट। मान लीजिए जिस दिन आपने निवेश किया उस दिन उस म्यूचुअल फंड की एनएवी वैल्यू ₹20 है, तो आपको कितने यूनिट्स मिलेगी? चलिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है, एनएवी वैल्यू 20 है, तो यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए 10,000 डिवाइडेड बाय 20, तो आपको आंसर आता है 500। तो आपको 500 यूनिट्स मिल जाएगी। याद रखिए, आप यूनिट्स खरीदते हैं, सीधे शेयर्स नहीं। अब मान लीजिए कुछ महीनों के बाद फंड का प्रदर्शन अच्छा रहा। अब एनएवी वैल्यू 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गई। आपके पास अभी भी 500 यूनिट्स हैं, लेकिन उनकी कीमत बदल गई है। पहले 500 इंटू 20 10,000, अब 500 इंटू 25 दैट इज 12,500। यानी बिना कोई अतिरिक्त इन्वेस्ट किए आपके इन्वेस्ट का मूल्य बढ़ गया है। इसी तरह अगर बाजार गिरता है तो एनएवी का वैल्यू कम भी हो सकती है, तो इस समय आपके इन्वेस्ट का मूल्य भी मोस्टली कम दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने समझा आपका पैसा एएमसी के पास जाता है। एएमसी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर नियुक्त करती है। फंड मैनेजर रिसर्च करने के बाद पैसा अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। आपको शेयर्स नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स मिलती है। एनएवी बढ़ने या घटने के साथ आपके इन्वेस्ट की वैल्यू भी बदलती रहती है। लेकिन अब सवाल यह है, एएमसी आखिर होती क्या है? फंड मैनेजर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? क्या फंड मैनेजर भी गलती कर सकता है? और अगर फंड मैनेजर बदल जाए तो क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब हम अभी देखते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं
तो वह एएमसी के पास जाता है। लेकिन अब सवाल है, एएमसी आखिर होती क्या है? क्या यह कोई बैंक है, या कोई ये सरकारी संस्था है, या कोई प्राइवेट कंपनी है? आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। एएमसी का पूरा नाम है असेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका काम है इन्वेस्टर की असेट्स यानी उनके इन्वेस्ट का मैनेजमेंट करना। मान लीजिए 10 लाख लोगों ने किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया। इन सभी लोगों का पैसा कौन संभालेगा? कौन उनका रिकॉर्ड रखेगा? कौन इन्वेस्ट करेगा? कौन नियमों का पालन करेगा? इन सभी कामों की जिम्मेदारी होती है एएमसी की। सरल भाषा में कहे तो एएमसी एक प्रोफेशनल कंपनी होती है जो इन्वेस्टर के पैसे को रूल के अनुसार मैनेज करती है। भारत में कई बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड। इन सभी कंपनियों के पास लाखों इन्वेस्टर का पैसा होता है। इनका काम है उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना और उसका प्रबंधन करना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर एएमसी हमारे पैसे को संभालती है तो उस एएमसी पर नजर कौन रखता है? इसका जवाब है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी भारत का मार्केट रेगुलेटर है। सेबी यह कंफर्म करता है इन्वेस्टर के साथ धोखा ना हो, सभी एएमसी नियमों को पालन कर रहे या नहीं, इन्वेस्टर के हित सुरक्षित रहे, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी तरह से सेबी के रूल के अनुसार ही काम करती है। अब बात करते हैं फंड मैनेजर की। अगर एएमसी एक हॉस्पिटल है तो फंड मैनेजर उस हॉस्पिटल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। अगर एएमसी एक क्रिकेट टीम है तो फंड मैनेजर उसका कैप्टन है। यानी फंड मैनेजर ही सही या यह निर्णय लेता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब खरीदना है और कब बेचना है। लेकिन ये फैसले अनुमान से नहीं लेता। उसके पास एक पूरी रिसर्च टीम होती है। वे रोज मार्केट की खबरें पढ़ते हैं, कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं, इकोनॉमिक डेटा के ऊपर डिस्कशन करते हैं या एनालिसिस करते हैं और फिर इन्वेस्ट करने का निर्णय लेते हैं। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड के पास 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट है। अब फंड मैनेजर डिसाइड करेगा 40% पैसा बड़ी कंपनियों में लगाए, 20% मिड कैप कंपनी में, 15% डेप इंस्ट्रूमेंट में, 10% गोल्ड में, 10% इंटरनेशनल मार्केट में और 5% कैश रिजर्व में। यानी फंड मैनेजर लगातार यह कोशिश करता है कि रिस्क और रिटर्न के बीच सही बैलेंस बना रहे। अब कई लोग पूछते हैं, अगर फंड मैनेजर बदल जाए तो क्या होगा? गुड क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। फंड मैनेजर के साथ साथ रिसर्च एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट टीम, कंप्लायंस टीम और इन्वेस्टमेंट कमेटी भी होती है। इसीलिए किसी फंड मैनेजर के बदलने से हमेशा फंड का प्रदर्शन खराब हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन लंबे समय तक निवेश करने वाले इन्वेस्टर को फंड मैनेजर में बदलाव की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा एएमसी क्या होती है, सेबी का क्या काम है, फंड मैनेजर कौन होता है, फंड मैनेजर इन्वेस्ट कैसे चुनता है, फंड मैनेजर बदलने पर क्या होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसकी कीमत कैसे डिसाइड होती है? कभी एनएवी 10 रुपए होती है, कभी 25 रुपए होती है, कभी 150 होती है, तो कभी 2000। क्या कम एनएवी वाला फंड सस्ता होता है या क्या ज्यादा एनएवी वाला फंड महंगा होता है? यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। अभी हम देखेंगे इसे एक ऐसे उदाहरण से समझाऊंगा कि आप कभी भी एनएवी को गलत तरीके से नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा या इन्वेस्ट करने की कोशिश की होगी तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, एनएवी। लेकिन मोस्टली लोग एनएवी का मतलब समझने
बिना इन्वेस्ट कर देते हैं और यही से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। आज मैं आपको एनएवी इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि वीडियो खत्म होने के बाद किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी देखकर उसका सही मतलब समझ पाएंगे। सबसे पहले एनएवी का पूरा नाम है नेट असेट वैल्यू। सरल भाषा में एनएवी का मतलब है म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत। जैसे अगर आप बाजार से एक पानी की बोतल खरीदते हैं तो उसकी एक कीमत होती है। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो हर शेयर की कीमत होती है। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी शेयर खरीदने नहीं जाते बल्कि यूनिट्स खरीदी जाती है और एक यूनिट की कीमत को कहते हैं एनएवी। अब एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आज किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी की वैल्यू 20 रुपए है और आपने इन्वेस्ट किया 10,000। अब आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे? बहुत आसान है। 10,000 डिवाइडेड बाय 20 करो, उसका आंसर आता है 500 यूनिट्स। यानी आपके पास 500 यूनिट्स आ गई। अब याद रखिए, आपने 500 यूनिट्स खरीदी है, 20 रुपए नहीं खरीदा। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब मान लीजिए 1 साल बाद उस म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन अच्छा रहा। अब उसकी एनएवी की वैल्यू 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई। क्या आपकी यूनिट्स बढ़ी? नहीं, आपके पास अभी भी 500 यूनिट्स है, लेकिन उनकी कीमत बढ़ गई। अब 500 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज करते हैं तो उसका आंसर आता है 15,000। यानी आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट 15,000 हो गया। यही होता है वेल्थ क्रिएशन। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी गलतफहमी बताता हूँ। बहुत लोग कहते हैं, सर 15 रुपए वाला फंड, यानी कि 15 रुपए एनए वाला फंड बताइए, 300 रुपए एनए वाला नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि एनएवी से यह पता नहीं चलता कि फंड सस्ता है या महंगा है। एनएवी सिर्फ एक यूनिट की कीमत है। फंड अच्छा है या नहीं, यह उसकी एनएवी से नहीं बल्कि उसकी पोर्टफोलियो क्वालिटी, फंड मैनेजर, रिस्क और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से डिसाइड होता है। मान लीजिए दो म्यूचुअल फंड्स है। पहले फंड की एनएवी की वैल्यू 20 रुपए है, दूसरे फंड की एनएवी की वैल्यू 200 रुपए है। आप दोनों में 10,000 इन्वेस्ट करते हैं। पहले फंड में आपको मिलेगी 500 यूनिट्स, दूसरे फंड में आपको मिलेगी 50 यूनिट्स। क्या इसका मतलब पहला फंड सस्ता है? नहीं। अगर दोनों फंड्स 10% रिटर्न देते हैं तो आप दोनों में आपका पैसा एक समान ही बढ़ेगा। इसीलिए एनएवी देखकर फंड चुनना गलत तरीका है। अब सवाल आता है, एनएवी रोज बदलती क्यों है? क्योंकि म्यूचुअल फंड जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है उन कंपनियों के शेयर्स प्राइस रोज बदलते हैं। अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है तो एनएवी भी बढ़ जाती है। अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू घटती है तो एनएवी भी घट जाती है। इसीलिए एनएवी रोज कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा एनएवी का मतलब एक यूनिट की कीमत। एनएवी से यूनिट की संख्या डिसाइड होती है। एनएवी बढ़ने से इन्वेस्ट इन्वेस्ट का मूल्य बढ़ता है। कम एनएवी वाला फंड हमेशा बेहतर नहीं होता। फंड चुनने समय एनएवी नहीं बल्कि फंड की क्वालिटी देखनी चाहिए। अब सवाल आता है, अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो एसआईपी करें या लमसम? कौन सा तरीका बेस्ट है? अगर मार्केट गिर रही है तो क्या करें? अगर मार्केट बहुत ऊपर हो तो क्या करें? इन सभी सवालों के जवाब अभी हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया म्यूचुअल फंड क्या है, एएमसी क्या होती है, फंड मैनेजर कौन होता है और एनएवी क्या होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो एसआईपी करूं या लमसम? यही सवाल लगभग हर नया इन्वेस्टर पूछता है। और सच कहूं, अगर आपने इसका सही जवाब समझ लिया तो आप इन्वेस्ट की शुरुआत बहुत आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है आप हर महीने एक निश्चित राशि नियमित रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया हर महीने की 5 तारीख को 5,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है।
फिर चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आपका इन्वेस्टमेंट हर महीने अपने आप होता रहेगा। यही एसआईपी है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप हर महीने घर का किराया देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं या बच्चों की स्कूल की फीस जमा करते हैं। बस यहाँ फर्क इतना है कि खर्च करने के बजाय आप अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम का मतलब क्या है? एक ही बार में बड़ी राशि इन्वेस्ट करना। उदाहरण के लिए, आपको बोनस मिला 5 लाख रुपए, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, या एफडी म्यूचुअल हुई और आपके पास एक ही साथ बड़ी राशि आ गई, यानी कि बड़ा पैसा आ गया। तो अब आप वह पूरा पैसा एक ही बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो इसी को कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने सैलरी आती है, तो एसआईपी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही बड़ी राशि है, तो लमसम पर भी विचार किया जा सकता है। ध्यान रहे, दोनों के अपने अपने उपयोग है। कोई भी तरीका हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। ये आपके फाइनेंशियल गोल, रिस्क प्रोफाइल और उपलब्ध राशि, या आपके पास जितना मनी होता है, पैसा होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट समझिए, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मान लीजिए जनवरी में एनएवी की वैल्यू 20 है। आप 5,000 इन्वेस्ट करते हैं, आपको मिलती है 250 यूनिट। फरवरी में एनएवी बढ़कर 25 रुपए हो जाती है। अब उसी 5,000 में आपको केवल 200 यूनिट मिलती है। लेकिन मार्च में मार्केट गिर जाएगी और एनएवी का वैल्यू 16 रुपए होती है। तो उसी 5,000 में आपको लगभग 312 यूनिट मिलती है। यानी जब मार्केट नीचे होती है तो आप ज़्यादा यूनिट खरीदते हैं, और जब मार्केट ऊपर होती है तो कम यूनिट खरीदते हैं। यही एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे दुनिया का आठवां अजूबा भी कहा जाता है, जिसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पर मिलने वाला रिटर्न आगे चलकर खुद रिटर्न कमाने लगता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। अगर आप 5,000 प्रति महीना 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, और मान लें कि औसत वार्षिक रिटर्न 12% मिलता है, तो आपने कुल निवेश किया 5,000 इंटू 12 इंटू 20, तो कितना होता है? 12 लाख होता है। लेकिन एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग हो सकती है 50 लाख। यह केवल एक उदाहरण है, वास्तविक रिटर्न अलग हो सकते हैं। यानी आपका पैसा सिर्फ इसलिए बढ़ा क्योंकि आपने समय को अपना साथी बनाया। याद रखिए, कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा पसंद है समय और अनुशासन। तो दोस्तों, अभी हमने सीखा एसआईपी क्या है, लमसम क्या है, दोनों में क्या अंतर है, रुपए कॉस्ट एवरेजिंग कैसे काम करती है, कंपाउंडिंग की ताकत क्या है। लेकिन अब सवाल आता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड, डेप्थ, इंडेक्स फंड, गोल्ड फंड, इनमें अंतर क्या है? और बिगनर को कौन सा फंड समझना चाहिए? आइए अभी हम देखते हैं ये सब फंड्स आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें निवेश कैसे किया जाता है। लेकिन अब एक नया सवाल आता है, अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड ऐप को खोलूं, तो वहां मुझे सैकड़ों म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं। इसमें लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप, हाइब्रिड, डेप्थ, इंडेक्स फंड, ईएलएसएस, लिक्विड फंड। आखिर इनमें क्या अंतर होता है? क्या सभी म्यूचुअल फंड एक जैसे होते हैं? नहीं, हर म्यूचुअल फंड का उद्देश्य अलग अलग होता है। आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से हर प्रकार का म्यूचुअल फंड समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इक्विटी म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से कंपनियों के शेयर्स में निवेश करता है, इसीलिए इसमें लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना होती है। लेकिन इसके साथ उतार चढ़ाव, यानी वॉलेटिलिटी भी बहुत होती है। अगर आपका इन्वेस्ट का लक्ष्य 7, 10 या 15 साल का है,
तो इक्विटी फंड्स पर विचार किया जा सकता है, लेकिन याद रखिए जितना अधिक एक्सपेक्टेड रिटर्न उतना अधिक रिस्क भी हो सकता है। अब इक्विटी फंड के भी कई प्रकार होते हैं। लार्ज कैप फंड, ये भारत की बड़ी और स्थापित कंपनी में निवेश करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक। इन कंपनियों का बिजनेस स्थिर होता है, इसीलिए रिस्क एक्सपेक्टेड कम होता है। मिड कैप फंड, अब आते हैं मिड कैप फंड्स पर। ये ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जो भविष्य में बड़ी बन सकती है। इनमें ग्रोथ की संभावना बहुत होती है, लेकिन उतार चढ़ाव भी लार्ज कैप से अधिक हो सकता है। स्मॉल कैप फंड, अब बात स्मॉल कैप की। ये छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं जो तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन इनमें रिस्क भी सबसे अधिक होता है। अगर मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप फंड्स में भी गिरावट अधिक हो सकती है। इसीलिए इनमें निवेश केवल लंबी अवधि और उचित रिस्क समझ के साथ करना चाहिए। अब बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड की। डेब्ट म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, ट्रेजरी ट्रेजरी बिल में और अन्य फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में। उनका उद्देश्य बहुत तेज रिटर्न नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेड स्टेबल और बैलेंस के साथ उसका रिटर्न के हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इसके लिए डेब्ट फंड्स को अक्सर कम रिस्क वाले विकल्पों में माना जाता है। ध्यान रखें, कम रिस्क का मतलब रिस्क बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। अब हाइब्रिड फंड की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हाइब्रिड यानी मिश्रण। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। इसका उद्देश्य होता है रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस बनाना। अगर कोई इन्वेस्टर पूरी तरह इक्विटी में सहज नहीं है, तो हाइब्रिड फंड उसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड किसी फंड मैनेजर के अनुमान पर नहीं चलता। ये सीधे किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। अगर निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, तो इंडेक्स फंड भी लगभग उसी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसीलिए इसका खर्च, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, अक्सर एक्टिव फंड्स की तुलना में कम हो सकता है। अब दो पॉपुलर टाइप्स देखते हैं। ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस का पूरा नाम है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यह एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। इसमें इन्वेस्ट करने पर इन्वेस्टर को टैक्स के तहत कुछ लाभ उपलब्ध हो सकते हैं। इस डिपेंड ऑन द रूल, लेकिन इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड भी होता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड्स में बहुत कम मात्रा में इन्वेस्ट के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगर आपके पास कुछ महीनों के लिए अतिरिक्त पैसा है, तो कुछ इन्वेस्टर लिक्विड फंड्स का विचार करते हैं। ये मोस्टली शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने देखा इक्विटी फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, ईएलएसएस फंड, लिक्विड फंड। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा वही फंड है जो आपके फाइनेंशियल गोल, आपकी रिस्क कैपेसिटी और आपके इन्वेस्टमेंट होरिजॉन के अनुसार सही हो। यही कारण है इन्वेस्ट करने से पहले आपका लक्ष्य डिसाइड करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब तक आपने म्यूचुअल फंड के बारे में लगभग सब कुछ समझ लिया है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक बताने जा रहा हूँ जो लगभग हर नया इन्वेस्टर करता है। अगर आप इन मिस्टेक्स को या इन मिस्टेक से बच गए, तो आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, केवल पिछले रिटर्न्स देखकर फंड चुनना। बहुत लोग कहते हैं, सर पिछले साल इस फंड ने 35% रिटर्न दिया था, मैं इसी में निवेश करूंगा। लेकिन दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। फंड चुनते समय केवल रिटर्न मत देखिए, साथ में देखिए फंड का उद्देश्य, रिस्क लेवल,
एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर, कंसिस्टेंसी, यही एक समझदार इन्वेस्टर की पहचान है। मिस्टेक नंबर 2, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। जब मार्केट गिरता है, बहुत लोग घबरा जाते हैं और तुरंत एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, मार्केट गिरने पर आप उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। यही तो एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए अगर आपने फाइनेंशियल गोल नहीं बदले हैं, तो केवल मार्केट गिरने की वजह से एसआईपी बंद करना हमेशा सही निर्णय नहीं होता। मिस्टेक नंबर 3, बिना गोल के निवेश करना। अगर मैं आपसे पूछूं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है बस पैसा बढ़ाना है, तो यह पर्याप्त नहीं है। आपका गोल स्पष्ट होना चाहिए, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस परचेस, इमरजेंसी फंड, वेल्थ क्रिएशन। जब गोल स्पष्ट होगा, तब सही म्यूचुअल फंड चुनना आसान होगा। मिस्टेक नंबर 4, इमरजेंसी फंड के बिना निवेश। मान लीजिए आपने अपनी सारी बचत म्यूचुअल फंड में निवेश कर दी। अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई या जॉब चली गई। अब आपको पैसे की जरूरत है। अगर मार्केट उस समय नीचे हो, तो आपको नुकसान में इन्वेस्ट बेचना पड़ सकता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट शुरू करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड रखने पर विचार करें। अगर आप आज ही म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो सामान्य प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की होती है। सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और केवाईसी पूरे करें। उसके बाद अपनी फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार एक उपयुक्त म्यूचुअल फंड चुनें। फिर एसआईपी का लमसम के माध्यम से निवेश शुरू करें। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सीखा म्यूचुअल फंड क्या है, यह कैसे काम करता है, एएमसी क्या होती है, फंड मैनेजर कौन होता है, एनएवी क्या होती है, एसआईपी और लमसम में अंतर, म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स, निवेश करते समय होने वाली सामान्य गलतियां। अगर आपने यह वीडियो शुरू से अंत तक देखा है, तो अब आपके पास म्यूचुअल फंड की एक मजबूत समझ है। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी गलती गलत म्यूचुअल फंड चुनना नहीं, सबसे बड़ी गलती है इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करना। याद रखिए, समय, अनुशासन और सही जानकारी, यही वेल्थ क्रिएशन की असली कुंजी है। आज सीखी गई जानकारी को समझिए, अपने फाइनेंशियल गोल डिसाइड कीजिए और सोच समझकर इन्वेस्ट की शुरुआत कीजिए। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो रही है, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी म्यूचुअल फंड के सही तरीके से समझ सकें। और अगर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी, पर्सनल फाइनेंस, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, एनआईएसएम 5A एग्जाम, स्टॉक मार्केट बेसिस जैसे विषयों पर आसान भाषा में वीडियो देखना चाहते हैं, तो सारम वेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।